नमस्कार। S4 नोट में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रीवियस ईयर टॉपिक के अंतर्गत आज फिर एक नया वीडियो के साथ हम आज इस वीडियो में देखेंगे 65वीं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पीडीएफ पेपर को, यानी अंतिम इस सीरीज का अंतिम वीडियो है आज का वीडियो। और इस प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पत्र 2019 में पूछा गया था और इस वीडियो में लगभग 150 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे जो आगामी बीपीएससी के लिए अति लाभप्रद साबित हो गए, यानी 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए इसका सीरीज को बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 65वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर का पेपर। स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 32.11। और इसके बारे में कहता है कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरा संस्करण हाल ही में जारी किया गया और इस रिपोर्ट का शीर्षक स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंक पर रिपोर्ट था। और यह सूचकांक 23 स्वास्थ्य संबंध संकेतकों के आधार पर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची तैयार करता है। और सूचकांक में केरल के बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब का स्थान है। और सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा। और अन्य निचले राज्य में देखेंगे बिहार जो 32.11 और उड़ीसा 35.97 और मध्य प्रदेश 38.39 रहा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोतिहारी में। और इसके बारे में कहा जाता है कि हाल ही में 9 से 11 फरवरी 2019 तक पूर्वी चंपारण के गांधी मैदान मोतिहारी में बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार, महात्मा गांधी एकीकृत कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा आयोजित किया गया था। और इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया था। और इस कार्यक्रम में 15,000 से अधिक किसानों और 200 कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया था। और इस आयोजन का उद्देश्य किसानों के कृषि में आधुनिक तकनीकों और विविधता को बढ़ावा दे करके उनकी आय को दुगना करने में मदद करना था। अगला प्रश्न है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जीडीपी से। और कहता है कि विकास के हिंदू दर शब्द एक भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा सन 1978 में दिया गया था। और इसका उपयोग धीमी विकास दर को चिन्हित करने और समाजवादी आर्थिक नीतियों के पृष्ठभूमि में इसे समझाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और इसके बारे में कहा जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी वह न्यूनतम दर है जिस पर भारत सरकार किसानों से कृषि उत्पाद खरीदती है। और एमएसपी का उद्देश्य किसानों को कृषि वस्तुओं के मूल्य अस्थिरता से राहत देना है। और इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP के सिफारिशों पर तय किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष के आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन खाली जगह भरना है प्रति माह प्राप्त होगा।
तो अनुमानित पेंशन कितना प्राप्त होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3,000 रुपया। और कहता है कि हाल ही में अंतरिम बजट 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का घोषणा किया गया था और यह योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा 15 जनवरी 2019 से लागू की गई है और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया जाता है और भारतीय जीवन बीमा निगम और सामुदायिक सेवा केंद्रों यानी CSCS के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। और इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष के आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3,000 की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है कि EPCG का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। और इसका सॉल्यूशन है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स वे कैपिटल गुड्स हैं जिनका इस्तेमाल उन सामानों के उत्पाद में किया जाता है जिन्हें दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है और इन सामानों में मशीनरी के साथ साथ पुर्जे भी शामिल हैं। और एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स होने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि भारत में निर्मित वस्तु भारत से बाहर निर्यात की जानी चाहिए और इन वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स नामक योजना लागू की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। और कहता है कि वित्त पोषण की विधि के तहत प्रत्यक्ष वित्त एक ऐसी विधि है जहां उधारकर्ता वित्तीय पक्ष से तृतीय पक्ष की सेवा का उपयोग किए बिना सीधे धन पर उधार लेता है और यह अप्रत्यक्ष वित्त पोषण से अलग है। और अप्रत्यक्ष वित्त पोषण के तहत एक वित्तीय माध्यस्थ ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच एक मध्यस्थ के रूप में शामिल होता है और दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक प्रत्यक्ष वित्त पोषण के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 28,55,882। और कहता है कि किसी अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में उसकी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां SDR विशेष आहरण अधिकार और रिजर्व ट्रेंच शामिल हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और वित्त वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा। अगला प्रश्न है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रैयत प्रथा। और इसके बारे में कहा जाता है कि दक्षिण भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों में राजस्व निपटान की एक नई प्रणाली तैयार की गई थी और इस प्रणाली को रैयतवाड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता था। और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस प्रणाली को छोटे स्तर पर आजमाया और थॉमस मुनरो ने बाद में इसे विकसित किया जिसे धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में विस्तारित किया गया और दक्षिण भारत में काश्तकारों को रैयत के रूप में जाना जाता था। और दक्षिण भारत में पारंपरिक जमींदार नहीं थे, इसलिए रीड और मुनरो ने यह महसूस किया कि राजस्व का निर्धारण सीधे रैयतों यानी काश्तकारों के साथ किया जाना चाहिए और रैयतों का राजस्व निर्धारण करने से पहले खेतों के सर्वेक्षण की आवश्यकता को महसूस किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी, तो भारत की हिस्सेदारी कितना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3%।
और कहता है कि वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तु के निर्यात में भारत का हिस्सेदारी 3% थी और वित्त वर्ष 15-16 में भारत का मांस और मांस के निर्मित वस्तुओं का निर्धारण 27,610 करोड़ रुपए रहा और 2014-15 में यह निर्यात 30,201 करोड़ रुपए था और 2013-14 में यह निर्यात 27,720 करोड़ रुपए था। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। और कहा जाता है कि अंत्योदय अन्न योजना गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने के लिए भारत सरकार का एक योजना है और यह योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था और इससे पहली बार राजस्थान में लागू किया गया और यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का एक हिस्सा भी है। अगला प्रश्न है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। और छठी पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक थी और यह पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ के नारे के साथ आई थी और योजना के दौरान कई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गया था। अगला प्रश्न है कि 2017-18 में मौजूदा कीमतों में बिहार राज्य का सफल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4,87,628 करोड़। और कहा जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP 11.3% था और यह देश में सबसे अधिक राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP था और वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी और 17-18 में निरंतर कीमतों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3.61 लाख करोड़ रुपए था। अगला प्रश्न है कि 17-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र के विकास दर कितना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14.6%। और इसके बारे में कहा जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP 11.3% था और यह देश में सबसे अधिक राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP था और राज्य के प्राथमिक क्षेत्र द्वारा 1.4% की वृद्धि दर दर्ज की गई थी और राज्य में द्वितीय क्षेत्र द्वारा 2.5% की वृद्धि दर दर्ज किया गया था और बिहार में 17-18 के दौरान तृतीय क्षेत्र के विकास दर 14.6% रहा। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 935। और इसके बारे में कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के लिंगानुपात 916 था और उच्चतम लिंगानुपात 1015 जो गोपालगंज का था बिहार में और निम्नतम लिंगानुपात 879 मुंगेर और भागलपुर का रहा और बिहार का बाल लिंगानुपात 935 था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था की तरह हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत का। कहता है कि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 संसद में पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ और इस संशोधन के तहत भारत में PRI को
संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इस अधिनियम के द्वारा निम्न को जोड़ा गया। भारत के संविधान का एक नवा भाग जोड़ा गया जो पंचायत से संबंधित है और संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 ओ को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल थे और अधिनियम में राज्यों पर संवैधानिक दायित्व लागू किए गए। वे अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नई पंचायती राज व्यवस्था को अपना सके और अधिनियम में अनिवार्य यानी राज्यों पर अनिवार्य और अस्वैच्छिक विवेकाधीन यानी दोनों प्रावधान शामिल हैं और पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसके बारे में कहता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषताएं जैसे कार्यकारी अपनी नीतियों और कृत्यों के लिए संसद के लिए जिम्मेदार है और मेजॉरिटी पार्टी का शासन और विधायिका में मंत्रियों का सदस्यता और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व और कार्यकारी और विधायिका का स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और निचले सदन का विघटन और विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच निर्भरता और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है इत्यादि। अगला प्रश्न है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूपीएससी का अध्यक्ष। और इसके बारे में कहा जाता है कि 9A संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश का। और इसके बारे में कहा जाता है कि राज्य विधानसभा के सदस्य हैं और ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं जैसे राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के सदस्य कितना है तो 60 गो और देखेंगे फिर अगला ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश के तो उसमें 68 और मणिपुर के देखते हैं तो मणिपुर के 60 विधानसभा सदस्य और मेघालय के भी विधानसभा सदस्य 60 को ही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन यानी वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, M3। कहा जाता है कि मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट रोल यानी VVPAT मतदान यानी वीवीपैट मतदाताओं के बैलेट कम मतदान प्रणाली का उपयोग करके प्रतिक्रिया देने के लिए एक नई शुरुआत की गई विधि है और यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM से जुड़ा एक स्वतंत्र प्रिंटर सिस्टम है जो मतदाताओं को उनके वोट सत्यापित करने की अनुमति देता है। और जब कोई मतदाता अपना वोट डालता है और प्रिंटर हर बार एक कागज़ के पर्ची प्रिंट करता है जिससे वह अपने वोट को सत्यापित कर सके। और भारत में मतदान के लिए वीवीपैट के M3 संस्करण का उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचार में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण का। और इसके बारे में कहा जाता है कि उत्प्रेषण शब्द का अर्थ है प्रमाणित करना और यह रीट का एक प्रकार है और यह रीट अधिक अधिकार क्षेत्र या क्षेत्राधिकार के कमी या फिर कानून के त्रुटि को आधार पर जारी की जाती है और यह रीट एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या फिर ट्रिब्यूनल को जारी की जा सकती है और इससे लंबित मामले को स्थानांतरित करने या फिर मामले में जारी किए गए आदेशों को खारिज करने के लिए जारी किया जा सकता है।
और यह रिट न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण और प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ भी जारी की जा सकती है और इसे विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या फिर निकायों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी है, तो इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया है कि आम आदमी पार्टी है, तो ऑप्शन ए में है राज्य पार्टी, ऑप्शन बी में राष्ट्रीय पार्टी, ऑप्शन सी में क्षेत्रीय पार्टी, ऑप्शन डी में पंजीकृत पार्टी। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। कहता है कि भारत में राजनीतिक दलों के भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है और उन्हें अपने चुनाव प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या फिर राज्य दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी और पंजीकृत पार्टी है। अन्य राजनीतिक दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। और भारत के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल 2019 बहुजन समाज पार्टी बासपा और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी। अगला प्रश्न है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसके बारे में कहा जाता है कि समुदाय विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 में शुरू किया गया था और इन कार्यक्रमों के उद्देश्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे अल्पकालिक उद्देश्य और दीर्घकालिक उद्देश्य। और इन कार्यक्रमों के अल्पकालिक उद्देश्य है आवास के स्थिर में सुधार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में संचार के साधनों का विकास करना और रोजगार के अवसर प्रदान करना और कृषि उत्पाद को अधिकतम करना। और उद्योगों और स्वदेशी हस्तकला को प्रोत्साहित करना और स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करना। और दीर्घकालिक उद्देश्य, इन कार्यक्रमों के दीर्घकालिक उद्देश्य सभी भौतिक और मानव संसाधन के पूर्ण नियोजित विकास करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। और कहता है कि दिए गए विकल्प में से सरकार केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही है, जैसे त्वरित निर्णय के लिए, लचीलापन, कानूनों को एकरूपता और छोटे देशों के लिए आदर्श। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटवारी। और सरपंच ग्राम पंचायत का राजनीतिक मुखिया होता है, यानी सरपंच को पटवारी कहा जाता है। और उसे ग्राम सभा के सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। और ग्राम पंचायत के सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विकास कार्य उनके नेतृत्व में किए जाते हैं। और ग्राम सचिव और पटवारी ग्राम पंचायत में काम करने वाले महत्वपूर्ण कर्मी हैं। और पटवारी का कार्य भू राजस्व संबंधी गतिविधियों में संबंधित है और वह एक भूमि रिकॉर्ड अधिकारी भी होता है और वह भूमि रिकॉर्ड रखता है और ग्राम पंचायत से भू राजस्व के संग्रह में उच्च अधिकारियों को सहायता करता है। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपालगंज में। कहा जाता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के कुछ प्रमुख तथ्य हैं, तो नीचे हम लोग देखते हैं। जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में।
और दशकीय जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा 2001 से लेकर के 11 के बीच 25.7%। और बिहार का लिंगानुपात 916 है। और उच्चतम लिंगानुपात, बिहार का उच्चतम लिंगानुपात 1015 गोपालगंज का है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा मुंगेर और भागलपुर, जो 879। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन सी, भीम बांध। यह मुंगेर जिले में स्थित है। और इसके बारे में कहा जाता है, ऑप्शन में दिया गया वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण जिला में। और दूसरा ऑप्शन में दिया गया है राजगीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो नालंदा जिला में। और तीसरा है भीमबंध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह मुंगेर में है, जो ऑप्शन हो जाएगा यही, भीमबंध मुंगेर में। और चौथा है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कौन जिला में? तो गया जिला में। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जिला है गंगा के किनारे। और इसके बारे में कहा जाता है कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 445 किलोमीटर बिहार राज्य से होकर के गुजरती है। और चौसा से गंगा नदी राज्य में प्रवेश करती है। और पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है। और पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। और बिहार के 12 जिले गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास जिला। कहता है कि धारवाड़ भू स्तरीय रचना का काल 2500 मिलियन वर्ष पहले से 1800 मिलियन साल तक का है। और इस रचना में भारत के पहली मेटामॉर्फिक तलछटी चट्टानें मिलती हैं। और इन्हें धारवाड़ भू स्तरीय रचना का नाम दिया गया है, क्योंकि पहली बार ये कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में मिली थी। और ये छोटा नागपुर पठार, मेघालय, अरावली, हिमालय क्षेत्र और तमिलनाडु और दिल्ली में भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा। और इसके बारे में कहा जाता है कि औद्योगिक गलियारे बुनियादी ढांचे और उद्योग के अधिक से अधिक संपर्क और एकीकरण के साथ क्षेत्र के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारा है। और यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के गुजरता है। और इसे ज्ञापन के सहयोग से विकसित किया जा रहा है जापान के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य के कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडा केरल में। यह सुमेल सही नहीं है। यह मिलान जो है टोडा जनजाति केरल में स्थित है, यह गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी में कि भील जो है वह गुजरात के जनजाति है, और गद्दी हिमाचल प्रदेश के, और कोटा जो है वह तमिलनाडु के है, और टोडा जो है वह तमिलनाडु नीलगिरी हिल्स के है। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन धर्म में। और धर्म के अनुसार हम लोग साक्षरता दर की बात करते हैं 2011 के हिसाब से, तो उसके अनुसार धार्मिक समूह में जैनों की साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसी प्रकार नीचे उसका सूची दिया गया, जैसे साक्षरता दर 86.73 रहा, और ईसाइयों के साक्षरता दर 74.34 है,
और बौद्धों को 71.83 और सिखों के साक्षरता दर 67.51 और हिंदू और मुसलमानों के साक्षरता दर हिंदू के 63.60 और मुसलमान के 57.28 रहा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैम्बो की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। और नीचे उसका चार्ट दिया गया है जैसे पहाड़ी और उसके राज्य। तो कानन देवन पर केरल में है और नीलगिरी पहाड़ी जो है वह केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तक फैला हुआ है। और दार्जिलिंग पहाड़ी जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है और गिरनार पहाड़ी जो है वह गुजरात में स्थित है। और इसमें कहा गया तो गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग्य कौन सा उपनदी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी कोयल नदी। और इसके बारे में कहता है कि गंगा नदी के महत्वपूर्ण सहायक नदियां यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन है। और उत्तर कोयल नदी सोन नदी के सहायक नदी है। और सोन नदी गंगा नदी के सहायक नदी है, इसलिए उत्तर कोयल नदी गंगा नदी के बेसिन का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ इनमें से कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डेमम पहाड़ियाँ जो है इसका उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। और इसके बारे में कहा जाता है कि नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ में से एक है। और उत्तर से दक्षिण की ओर इन पहाड़ियों का क्रम में है। उत्तर से दक्षिण की ओर तो नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियाँ हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। और कन्याकुमारी मुख्य भूमि में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है। और इलायची पहाड़ियाँ कन्याकुमारी तमिलनाडु के करीब स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका ऑप्शन ए, तजाकिस्तान जो है वह विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। और इसके बारे में कहा जाता है कि यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है और इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। और महत्वपूर्ण यूरेनियम खनिज कार्नेट, ब्रानाइट और यूरानाइट है। और यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक देश कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है। और 39% विश्व आपूर्ति के साथ कजाकिस्तान दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है 2016 के आंकड़ा के अनुसार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान। केसर एक मसाला है और यह क्रोकुस सतिउस के फूल से प्राप्त किया जाता है। और यह वजन के हिसाब से दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। यह ग्रीस, अफगानिस्तान, इटली, पुर्तगाल, ईरान, भारत, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पेंसिल्वेनिया, मोरक्को, तुर्की और जापान में उगाया जाता है। और ईरान केसर का 90 से 93% वैश्विक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप है। और कहता है कि इंडोनेशिया एक अंतर महाद्वीपीय देश है और यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। और इसमें 17,000 से अधिक द्वीप है। जावा, सुमात्रा, न्यू गिनी, पापुआ, बोर्नियो और सुलावेसी देश में कुछ प्रमुख द्वीप हैं। और देश में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी रहती है। और हाल ही में देश की राजधानी जकार्ता से स्थानांतरित करके पूर्वी
कालीमंथन करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। कहता है कि रूस आंशिक रूप से उत्तर एशिया में और पूर्वी यूरोप में स्थित है और रूस का कुल क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। कहता है कि जापान उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित पूर्वी एशिया का एक द्वीप राष्ट्र है। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्ज किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवहर जिला में। और कहता है कि इसका क्षेत्रफल जो था, बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में है और राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है और जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार के शीर्ष 5 जिले में हैं। और 5 जिलों में देखेंगे कौन कौन जिला है। पहला शिवहर 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर और दूसरा में पटना 1823 प्रति वर्ग किलोमीटर और तीसरा में है दरभंगा और चौथा में वैशाली 1717 और पांचवा में बेगूसराय 1549। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में। और कहता है कि गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन 445 किलोमीटर बिहार राज्य से होकर के गुजरती है और चौसा में गंगा राज्य प्रवेश करती है और पटना में गंगा की लंबाई सर्वाधिक है 99 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा है? तो बिहार का कौन सा जिला हो जाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और कहता है कि बिहार में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किए थे, लेकिन बिहार कांग्रेस ने अगस्त 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग प्रस्ताव पारित किया और यह प्रस्ताव शाह मोहम्मद जुबैर और धरणीधर प्रसाद द्वारा पेश किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन के लिए एक समिति का गठन किया। मजहर उल हक और शाह मोहम्मद जुबैर के साथ किया गया था और बिहार नेशनल कॉलेज और इसकी इमारत बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में काश्तकारों का नेतृत्व भी किए थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंवर सिंह ने। और इनके बारे में कहा जाता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह लगभग 80 वर्ष के थे, लेकिन उनकी बहादुरी और साहस ने उन्हें 1857 के विद्रोह में एक सितारे के रूप में चमकाने में मदद की और 25 जुलाई 1857 को दानापुर में तैनात सिपाहियों के नेतृत्व किया और उन्होंने 4000 सैनिकों के अपने बैंड के मदद से उर्रा को मुक्त करने की कोशिश की। हालांकि वे अपने प्रयास में सफल रहे, लेकिन 27 जुलाई 1857 को अपने दूसरे प्रयास में अर्रा को मुक्त करने में सफल रहे और उन्होंने खुद को आरा जिला का शासक घोषित किया और कैप्टन डनवर अर्रा पर
फिर से कब्जा करने के लिए पहुँचे, लेकिन वह पराजित हो गए। यह वीर कुंवर सिंह की महत्वपूर्ण जीत थी और अंत में ब्रिटिश अधिकारी मेजर विंसेंट आयरे ने वीर कुंवर सिंह से आरा वापस ले लिया और उन्होंने कानपुर के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में नाना साहब के साथ दिया और उन्हें वहां एक डिविजनल कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था। और आजमगढ़ किले पर कब्जा करने के लिए उनके और कर्नल मिल्कमैन के बीच संघर्ष हुआ और कर्नल मिल्कमैन को भागना पड़ा और कुंवर सिंह ने आजमगढ़ किले पर कब्जा कर लिए और अंत में 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। और भारत सरकार ने 1966 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी के बारे में कहा जाता है कि भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के अनुसार किया गया था और माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा तैयार की गई थी। और 1946 में जेबी कृपलानी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और उन्होंने 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मेरठ के सत्र की अध्यक्षता की थी और यह विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और कहा जाता है कि साराबंदी का भुगतान नहीं करने पर एक आंदोलन था और सन 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और इस आंदोलन में किसानों ने करों के भुगतान नहीं करने पर फैसला किया। अगला प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दांडी से। कहा जाता है कि दांडी मार्च 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 को भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह से हुई थी और महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम के 78 सदस्य के एक बैंड के साथ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से दांडी तक मार्च किए थे और उन्हें 240 मील की दूरी तय की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तक पहुँचे और गांधी जी ने समुद्र तट से नमक एकत्र किया और नमक कानून का उल्लंघन किया। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न है कि ठगों का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन सलीमन के द्वारा। और कहा जाता है कि लॉर्ड विलियम बेटिक ने भारत में ठगों के दमन के लिए कप्तान विलियम सलीमन को नियुक्त किया था और भारत के ब्रिटिश शासकों ने 1830 के दशक में ठगों को प्रतिबंधित कर दिया था और हेनरी सलीमन ने फिरिंगिया, जिसे कि शहीद अमीर अली भी कहा जाता है, को पकड़ लिया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली के द्वारा। और कहा जाता है कि सबसे पहले 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचा, जो कालीकट में पहुंचा था और पुर्तगाली खोजकर्ता पेड्रो अल्वारेस कैब्राल से 13 सितंबर 1500 को केरल के कालीकट में पहुंचा था और सबसे पहले उन्होंने 1579-80 में हुगली में अपना कारखाना स्थापित किया और ये बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैत है तो हुगली का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों के निर्माण किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवाजी ने। और छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे, वर्तमान महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था और वह शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति और जीजाबाई के पुत्र थे और शाहजी भारत में मराठा राज्य के संस्थापक थे और उनका शासनकाल 1674 से 1680 तक रहा। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैनिकों के सुगमता से भर्ती हेतु।
कहा जाता है कि मनसबदारी प्रणाली मुगल सेवा में शामिल लोगों को ग्रेडिंग प्रणाली थी और इस प्रणाली के उपयोग सैन्य जिम्मेदारी, रैंक और मनसबदार के वेतन को तय करने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसके बारे में कहा जाता है कि गुप्त काल में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार फल फूल रहा था, जो बाद में हुन आक्रमण से बुरी तरह प्रभावित हुआ और सिंध, कल्याण और बिगुरुच्छा गुप्त काल के महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर थे और उज्जैन एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था जो कि उत्तर और दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ था और व्यापार के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र बनारस, पाटलिपुत्र और नासिक था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरोष्टी लिपि। और खरोष्टी ब्राह्मी को समकालीन लिपि है, इसे दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुश्रुत। अगला प्रश्न है कि अपने शिलालेखों में अशोक के समांतर किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियदर्शी के नाम से। अगला प्रश्न है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह ने। और बिहार में पहली कैबिनेट का गठन 1946 में किया गया था, जिसमें श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री और डॉक्टर अनुराग नारायण सिन्हा पहले उप मुख्यमंत्री थे। और श्री कृष्ण सिंह 1946 से लेकर के 1961 तक सेवा काल में रहे और वे जमींदार व्यवस्था को खत्म करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री थे। वे एक गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपने फैक्ट्री पटना में स्थापित किए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1632 में। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा एक शिक्षाविद, मानवतावादी, विधायक, वकील और संचालक थे। वह भारतीय विधानसभा और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे। वे बिहार और उड़ीसा विधानसभा परिषद के अध्यक्ष भी रहे और उन्हें 1946 में संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए। उन्हें आधुनिक बिहार के निर्माता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुकुंद पद्मनाभम के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश नामवंत। द हिंदू प्रकाशन समूह के निर्देशन मंडल द्वारा सुरेश नामवंत को 1 मार्च 2019 से द हिंदू के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे मुकुंद पद्मनाभम का स्थान लेंगे और श्री पद्मनाभम मार्च 2016 से द हिंदू के संपादक रहे थे। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया, जिसने 3 तलाक के बिद्दत को असंवैधानिकता दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2017। और इसके बारे में कहा जाता है कि हाल ही में भारतीय संसद के द्वारा मुस्लिम महिलाओं यानी विवाह पर अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2018 को पारित करके तत्काल प्रभाव से ट्रिपल तलाक का प्रथा को अपराध माना गया है। और सायरा बानो मामला 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रिपल तलाक या फिर तलाक ए बिद्दत की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया था और इस प्रथा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 असमानता के अधिकार का उल्लंघन माना गया है और विधेयक में 3 साल के जेल का प्रावधान भी किया गया है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्व के आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में
इसके कितने साल पूरा होने के जश्न मनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 150 वर्ष। और कहता है कि यूनेस्को ने वर्ष 2019 को रासायनिक तत्व के आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान किया है। और रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 का उद्देश्य रासायनिक तत्व के आवर्त सारणी के महत्व को समझाना है। अगला प्रश्न है कि 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टोक्यो में। अगला प्रश्न है कि खुदरा फर्नीचर के विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद में। और इसके बारे में कहता है कि आइकिया दुनिया का सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी है और यह स्वीडिश फर्नीचर कंपनी है। और भारत में आइकिया का पहला शोरूम अगस्त 2018 में हैदराबाद में खोला गया था। और आइकिया मुंबई, बेंगलुरु और गुरुग्राम में भी अपने स्टोर खोलने की योजना बना रही है। अगला प्रश्न है कि अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। कहता है कि रस्किन बॉन्ड एक प्रसिद्ध लेखक हैं और वह ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। वह एक शीर्ष उपन्यासकार और बच्चों के लेखक भी हैं और पुस्तक अ गैलरी ऑफ रास्कल्स उनके द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन हैं जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया? इसका उत्तर हो जाएगा तुलसी गबार्ड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक कुमार मुखर्जी। कहता है कि अशोक कुमार मुखर्जी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे और उनके बाद सैयद अकबरुद्दीन संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने। वे जनवरी 2016 से संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वेनेजुएला में। अगला प्रश्न है कि थेरेसा मे बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के दौर में कंजर्वेटिव पार्टी के पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मार्क हार्पर। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है कि सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टीव स्मिथ। अगला प्रश्न है कि 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनो 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और भूटान। तो इस पर भूटान भी हस्ताक्षर किया है भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया के बाद। अगला प्रश्न है कि यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केंटो मोमोटा। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दुबई में। और कहता है कि दुनिया का पहला ऊंट अस्पताल दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। यह ऊंट उद्योग के ज़रूरत के लिए एक अनूठा अस्पताल है और ऊंट संयुक्त अरब अमीरात के विरासत का एक अभिन्न हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए योही सासाकावा। अगला प्रश्न है कि मनोहर पर्रिकर के जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रमोद सावंत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा यानी शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा संस्करण का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैरोबी, केन्या में। अगला प्रश्न है कि पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सहियन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो और सीनेस ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और सीनेस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस का। कहता है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सीनेस ने संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं और समझौते पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के एस सिवन और फ्रांस के सीनेस के अध्यक्ष जीन यवेस ले गैल ने हस्ताक्षर किए और समझौता के तहत दोनों राष्ट्र विश्व स्तर पर और विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में जहाज़ों की आवाजाही की आवाज़ करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए पृथ्वी के निचली कक्षा में उपग्रह भेजने की योजना बना रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के विदेश मंत्री के परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश के मेजबान UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत को। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापसानिक स्थान यानी मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिला का दौरा किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर जिला का। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना के नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी कोयल नदी पर। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लिसफुल बिहार। अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक थे और मुगल सम्राट अकबर द्वारा उन्हें बिहार में निर्वासित कर दिया गया था। वह अपने परिवार और रिश्तेदार के साथ नालंदा के बिस्वाक गांव में जा बसे और यद्यपि उनका निधन 1592 में उड़ीसा में हुआ, लेकिन उनका शरीर नालंदा के बिस्वाक गांव में कब्रिस्तान में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा यानी SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य को। और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले कुछ राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा यानी SCS दिया जाता है और ये मापदंड राज्य के आय के प्रकृति का निर्धारित नहीं होना चाहिए और पड़ोसी देशों से लगे सामरिक क्षेत्र में स्थित होना और पहाड़ी और कठिन भूभाग, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन, कम जनसंख्या घनत्व या फिर अधिक जनजातीय आबादी का होना,
प्रारंभ में जम्मू और कश्मीर, नागालैंड और असम को विशेष श्रेणी दर्जा दिया गया था और 1979 तक 5 और राज्य यानी मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा को इस सूची में शामिल किया गया और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1990 में सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस क्या है और क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद के लिए बिहार में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान के पद शपथ दिलाई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी माननीय AP शाही। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी O2 जो है वह प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है कि जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यूटिलिज्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डार्विन के द्वारा लिखा गया था पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला प्रश्न है कि CO समूह का बंध क्या है यानी कार्बन ऑक्साइड समूह का बंध क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का सूत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी C6H12 और O6। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि पानी का pH मान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गैस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हंसने वाली गैस कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला प्रश्न है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है और इस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 38। अगला प्रश्न है कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लेवोजियर को। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाट। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एमीटर से। अगला प्रश्न है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है कि हर्ट्ज में क्या नापा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आवृत्ति को। अगला प्रश्न है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। तो इसका उत्तर होगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो इसका उत्तर होगा अनुदैर्ध्य।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विकृति का मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि दाब का मात्रक क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि एड्स किसके कारण होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन में आयोडीन मिली होती है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि हड्डियों के पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि सन 1939 में बिहारी में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल संकृत्यान। अगला प्रश्न है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा CR दास, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती में, इसका उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खो। अगला प्रश्न है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से लौटा दी थी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड से। अगला प्रश्न है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूँगा किसने कहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा A.O. हुम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी के गठन किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद वर्मा ने। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया था देशेर कथा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।